Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 19 December of 2020 and it's a Saturday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 2 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 2 क्या डिफाइन करता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 356 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 356 क्या डिफाइन करता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल की, उसको क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम में डायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे एक ज्वाइन ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके आप क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। जो क्या कहते हैं पीडीएफ नोट्स आते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ कोई आपका डाउट हो, वो भी एनालिसिस से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई गाइडेंस चाहिए हो वो भी आपको यहाँ पे पूरी तरह से मिलेगी। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की पहली न्यूज़ आती है, पीएम मेक्स स्ट्रॉन्ग पिच टू फार्मर्स। कि पीएम हमारे जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पिच फार्मर्स के लिए कही है। उन्होंने कहा कि फ्राइडे को कि एडवोकेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो उनके एग्रीकल्चर लॉज है उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि उनके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज़ द्वारा। अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो लोग फार्मर्स के कंधे पर क्या कहते हैं बंदूक रख के गोली चला रही हैं, क्योंकि क्या कहते हैं अपोजिशन पार्टी इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो लोग फार्मर्स का साथ ले रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एक फंक्शन था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो कंपनसेशन फार्मर्स को देना, जो जिनको जिनकी क्रॉप्स डैमेज हुई है, क्या कहते हैं जो तूफान वूफान आया उसमें, और जो सूखा पड़ने से जो पड़ती होता है उसके कारण जो उनकी क्रॉप्स डैमेज हुई थी उनको कंपनसेशन दिया गया है। तो उस फंक्शन में उन्होंने अपनी स्पीच में ये बताया कि गवर्नमेंट वाज मोर रेडी टू कंटिन्यू द डायलॉग विद फार्मर ग्रुप्स। कि वो गवर्नमेंट जो है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वो पूरी तरह से तैयार है फार्मर्स के साथ बात करने के लिए, डाउट्स उनके जो है उनको क्लियर करने के लिए जो भी इस लॉज से रिलेटेड है। लेकिन ये लॉज जो है उन्होंने उसके बेनिफिट्स को बताया और कहा कि ये लॉज फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हुए, ऐसा उनका कहना था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन एपी गवर्नमेंट डिस्टर्बिंग। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वो पूरी तरह से डिस्टर्बिंग है। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि जैसे उन्होंने एक जो इंक्वायरी की, जुडिशियल इंक्वायरी हुई और देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन स्टेट मशीनरी में हुआ अंडर द जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट, तो एक तरह से जो प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करने की बात थी हाई कोर्ट के द्वारा वो पूरी तरह से डिस्टर्बिंग है। क्योंकि इस तरह से उन्होंने कहा, हैज़ एनीबडी सीन एन ऑर्डर लाइक दिस बिफोर। कि इस तरह का ऑर्डर कभी आपने पहले देखा है? As the apex court, we can find this disturbing. We are staying this order. We will take up this case immediately after the vacations. कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का डिसीजन आपने इन फ्यूचर इन पास्ट कभी देखा है? क्या कहते हैं हम इस केस को लेंगे और क्या कहते हैं इसको जो ऑर्डर है उसको स्टे किया जा रहा है, स्टे ऑर्डर है अभी इस पे। और क्या कहते हैं वेकेशंस के बाद, अभी वेकेशन चालू होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या कहते हैं वेकेशंस के बाद ये सबसे पहला केस यही होगा, ऐसा उनका कहना था। इसमें ये भी कहा गया, इट इज़ आर्टिकल 356 जो डील करता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ स्टेट के में, जो क्या कहते हैं दिस पावर क्या कहते हैं डायरेक्टली कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए होती है। तो हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 356 क्या होता है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं आर्टिकल 356 के बारे में। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है प्रेसिडेंट टू विदड्रॉ फ्रॉम द यूनियन। कि वो विदड्रॉ करे फ्रॉम द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ एनी स्टेट। की कोई भी दिक्कत हो स्टेट में वो तो डायरेक्ट पावर यूनियन को दे दे। इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन। कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पा रही, तो उसके जितने भी पावर होते हैं कोई भी इम्प्लीमेंट करना लॉ या फ्रेम करना लॉ, पूरे के पूरे पावर पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव या यूनियन लेजिस्लेचर के पास। तो ये होता है आर्टिकल 356। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, इंडिया चाइना एग्री टू होल्ड अनदर राउंड ऑफ एलएसी टॉक्स। कि इंडिया चाइना ने फिर से एग्री किया है एलएसी टॉक्स पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो डिसएंगेजमेंट है उसको कहते देखते हुए उसको कंटिन्यू रखते हुए
क्या कहते हैं ये बात हुई है, क्या कहते हैं कि फिर से टॉक्स होगी और जो इशू है बॉर्डर डिस्प्यूट उसको रिजॉल्व करने की बात इसमें की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, टॉक्स ऑन टू गिव अनदर चांस टू आईएएस एस्पिरेंट्स। किसमें दिए कहा गया है कि डिसीजन जल्दी आ सकता है 3 से 4 महीने हफ्ते में, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। कि यूनियन गवर्नमेंट ने कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जो एस्पिरेंट्स थे, जो सब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं, जो आईएएस एस्पिरेंट्स जिनका लास्ट साल था क्रैक करने का एग्ज़ाम, कि अक्टूबर में जो एक्सपायर कर गए जिनका जिनका चांसेस पैंडमिक के कारण, क्योंकि हमने देखा गया था कि अक्टूबर में जो प्रीलिम्स था तो काफ़ी कम लोगों ने दिया था बिकॉज ऑफ पैंडमिक। की पैंडमिक के कारण उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, कुछ लोगों के पास क्या ट्रांसपोर्ट नहीं था आने का, तो वो लोग अपने सेंटर जहाँ पे सेंटर में लोग ने भरा था वो नहीं आ पा रहे थे, तो इस कारण से कई लोग दिक्कत थे और कई लोग नहीं आ पाए, तो काफ़ी कम लोगों ने दिया था। उसको देखते हुए इस न्यूज़ में यही बात की गई है कि उनका एस्पिरेंट्स जो था जिनका लास्ट ईयर था ये, तो उनको 1 साल और मिलना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। तो अब देखना है क्या डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है और उस पर ही पूरा निर्भर करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल आता है, बैटल फॉर बंगाल। किसमें बात की गई जो पुलिस पर्सनल शुड नॉट बी मेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल बैटल। कि जो पुलिस होती है, पुलिस सर्विसेज, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक तरह से इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना चाहिए जो बैटल होती है, पॉलिटिकल बैटल की जो क्या कहते हैं लड़ाई होती है जो पॉलिटिकली, वो उसको क्या कहते हैं उसमें पुलिस को पार्ट नहीं बनाना चाहिए, ऐसा इसमें बात की गई है। जिससे हमने देखा है कि जो अपॉइंटमेंट किया गया 3 आईपीएस ऑफिसर्स जो वेस्ट बंगाल कैडर के हैं, उनको यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा क्या कहते हैं सेंटर में बुलाया गया है। तो ये पूरी तरह से एक कॉन्फ्रेंशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, कि कहते हैं जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उन्होंने कहा है कि हैज़ टर्म द डेपुटेशन ऑर्डर डिस्पाइट द स्टेट ऑब्जेक्शन। की उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डेपुटेशन किया है, डेपुटेशन ऑर्डर भेजा है, वो पूरी तरह से स्टेट के ऑब्जेक्शन में। उन्होंने कहा एक कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड ब्लैंड मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ आईपीएस कैडर रूल 1954। कि चीफ मिनिस्टर जो है बंगाल की, उन्होंने कहा ये जो कलरेबल एक्सरसाइज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है, ये पूरी तरह से मिसयूज पावर है उनकी, जो मिसयूज वो कर रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजन जो होता है, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ आईपीएस कैडर रूल 1954, उसको है मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा एक कांस्टेंट हॉस्टिलिटी बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देखी जा सकती है, जो 2021 असेंबली इलेक्शन है उसके कारण देखी गई है। कि 2000 अगले साल असेंबली इलेक्शन है क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल का, जिसके कारण ये चांसेस चल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरा जोर कर रही है, क्या कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आए, और क्या कहते हैं ममता बनर्जी वो अपनी गवर्नमेंट बचाना चाह रही, तो दोनों तरफ से पूरी तरह से लड़ाई चल रही है, एक टसल चल रहा है दोनों गवर्नमेंट के बीच में। तो इस न्यूज़ में यही बात की गई है कि इसका पार्ट पुलिस पर्सनल को नहीं बनाना चाहिए, जो पुलिस ऑफिसर्स है उनको इसका पार्ट नहीं बनाना चाहिए। वो एक क्या कहते हैं एफिशिएंट वे में वर्क कर सके, पूरी तरह से निर्भर होके, या निर्भर होके ना क्या कहते हैं पूरी तरह से आज़ादी से वर्क कर सके, अपने रूल के हिसाब से वर्क कर सके। तो इस तरह से उन लोगों को क्या कहते हैं छूट होनी चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है फ्रेंड एंड नेबर, कि इसमें बताया गया है कि इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन टाइज विद बांग्लादेश एंड अप्रिशिएट शेख हसीना चैलेंजेस। कि इसमें कहा गया है कि इंडिया को एक अपनी जो टाइज है बांग्लादेश के साथ उसको बढ़ाना चाहिए और अप्रिशिएट करने चाहिए जो शेख हसीना के चैलेंजेस हैं उनको। इसमें बात की गई जो वर्चुअल समिट हुई अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना उनके बीच में, जहाँ पे डिस्कस किया गया कई इश्यूज में, जैसे वायलेंट बॉर्डर इंसिडेंट जो हुए कोविड 19 फाइट में, उसमें कई डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, कई डिज़ायर की किस तरह से रिव्यूज़ करना चाहिए इंडिया बांग्लादेश टाइज को, और कई जो चैलेंजेस हैं जो रिसेंट मंथ में देखे गए हैं उसको एक साथ कैसे कवर कर सकते हैं, ऐसा उसमें बात की गई। इसमें एक मिस्टर मोदी ने बांग्लादेश को एक मेजर पिलर भी कहा इंडियाज़ की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। उन्होंने कहा मिस हसीना इज इनवाइटेड हिम टू विजिट बांग्लादेश मार्च में, जो उनका सेलिब्रेशन होगा 50th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, 50 साल होने की खुशी में इंडिपेंडेंस के, उनका जो सेलिब्रेशन होगा उसमें पीएम मोदी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। इट इज़ अ की अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया विच हैड प्लेड अ मेजर रोल इन इंडियाज लिबरेशन 1971। कि हमने देखा है कि इन बांग्लादेश का जो लिबरेशन हुआ था, जब वो अलग हुआ था बांग्लादेश एक फ्री कंट्री बना था, तो उस वक्त सबसे बड़ा पार्ट इंडिया ही का था 1971 में। तो इसमें यही बात की गई। तो एट लास्ट इसमें ये भी कहा गया है कि इंडिया शुड नॉट ऑल अलाउ द आइडियोलॉजिकल इंक्लेशन ऑफ द रूलर पार्टी। कि जो आइडियोलॉजिकल इंक्लेशन है रूलिंग पार्टी का उसको नहीं बनाए रखना है।
एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप बनानी होगी दोनों कंट्रीज के बीच में। और न्यू दिल्ली शुड टेक अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द चेंजिंग सिनेरियो। न्यू दिल्ली को एक क्या कहते हैं, जो एक ब्रॉडर व्यू है चेंजिंग सिनेरियो को, उसको भी ध्यान में रख के करना होगा। और जो कंपटीशन बढ़ रहा है साउथ एशिया में, और रीच आउट टू ढाका, कि बांग्लादेश जाए और वो जो टाइज है इंडिया बांग्लादेश के उसको और इम्प्रूव करे और स्ट्रॉन्ग करे, ऐसा इसमें बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है सीबीआई कंडक्ट सर्चेज इन बैंक फ्रॉड केस। कि सीबीआई ने कंडक्ट किया कई सर्चेज बैंक फ्रॉड केस जो होते हैं उन पे। तो हम लोग देख लेते हैं सीबीआई को, सीबीआई क्या होता है इसको अलग से देख लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है जो इंडिया की। ये वर्क कर रही थी अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसमें वो जो कई ऑफेंसेस हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसका सुपरिटेंडेंस किया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। एक नोडल पुलिस एजेंसी इंडिया की जो कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज उनके। इसका कन्विक्शन रेट 65 to 70% है, काफ़ी अच्छा। इसके जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। 2014 तक सीबीआई डायरेक्टर जो थे वो अपॉइंट किए जाते थे डीएसपी एक्ट 1946 के द्वारा। लेकिन 2003 में जब क्या कहते हैं डीएसपी एक्ट लगा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया था विनीत नारायण केस के ऊपर। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं चेंजेस आए। फिर 2014 में हमने लोकपाल जो एक्ट पास हुआ, उसके बाद इसका अपॉइंटमेंट एक कमिटी के द्वारा होता है। और ये कमिटी जो है वो हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। इसके अदर मेंबर्स होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक सुप्रीम कोर्ट जज। होम मिनिस्ट्री एक लिस्ट भेजती है डीओपीटी को, कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, जो फाइनल लिस्ट होती है फिर उस डीओपीटी के द्वारा भेजी जाती है उनकी सीनियरिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस को देखते हुए, और देखते हुए कोई एंटी करप्शन केसेस तो नहीं लगे उनके ऊपर, तो उसको पूरा ध्यान में रखते हुए लिस्ट फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। फिर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं। उनको सिक्योरिटी होती है 2 साल टेन्योर के लिए बाय द सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है पीएम लाइड ऑन एमएसपी। फार्मर यूनियंस का कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरी तरह से झूठ बोला है एमएसपी पे, ऐसा उनका कहना है। इस न्यूज़ में ये बात की गई है कि उन्होंने जो क्लेम किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, वो पूरी तरह से झूठ थे, ऐसा फार्मर यूनियंस का कहना था। उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं फार्मर्स को, जो अपोजिशन पार्टी के साथ लिंक कर रहे हैं कि वो अपोजिशन पार्टीज के कहने पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लॉस पे, तो वो नहीं है। और जो उन्होंने किया है वो पूरी तरह से गलत है, और वो झूठ बोल रहे हैं एमएसपी पे भी, और जो ये लिंकेज बता रहे हैं अपोजिशन के साथ वो भी पूरा झूठ है, ऐसा उनका कहना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एनआईए फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट एसएफजे। कि जो बैंड ग्रुप है एक एसएफजे सिख फॉर जस्टिस, उनको उनके ऊपर चार्जशीट फाइल की गई एनआईए द्वारा। तो हम लोग एनआईए को देख लेते हैं एनआईए क्या होता है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा। एक सेंट्रल एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस जो सोवरेंटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड होते हैं, अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। जो स्मगलिंग होती है करेंसी की उसके लिए, उसके खिलाफ वर्क करती है। इम्प्लीमेंट करती है जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, एग्रीमेंट्स, उनको। टेरर से लड़ने के लिए एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में भी वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी दो अदर ब्रांचेस हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू। जो टेरर इंसिडेंट हुआ था 2008 मुंबई टेरर अटैक, उसके बाद इसे बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त जो कंडीशन एक बन गई थी, उस वक्त किसी को पता नहीं था कि इस तरह के अटैक आने पर कौन पहले, कौन एजेंसी इन फोर्स आएगी, कौन एजेंसी वहाँ से लड़ने जाएगी, कौन एक्शन में आएगी वहाँ पे। तो वहाँ उससे पहले कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ नहीं था, तो कोई कुछ नहीं जानता था। तो इसलिए जब 2008 मुंबई टेरर अटैक हुआ तो उसके बाद इसे बनाया गया। एनआईए का जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में, अमेंडमेंट बिल 2019, उसमें जोड़ा गया इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंसेस रिलेटेड टू बैंक नोट्स, जो मैन्युफैक्चर होता है, सेल होता है प्रोहिबिटेड आर्म्स, उनका, साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेस रिलेटेड टू एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 को जोड़ा गया। इसमें एक स्पेशल कोर्ट भी होती है, वो पूरा जुरिडिक्शन देखती है इसका। जो स्पेशल कोर्ट का डिसीजन होता है, वो सेशन कोर्ट ऑफ सेशन जो होते हैं वो अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा दिए जाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है इनके जुरिडिक्शन पे स्पेशल कोर्ट के, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
अगली न्यूज़ आती है गवर्नमेंट लिस्ट पेपर्स फॉर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। कि इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स कैन बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन टू गेट वैक्सीनेटेड, कि डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे रजिस्टर करने के लिए जिससे आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो सके, ऐसा इसमें बात की गई है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री पूरी तरह से सर्विसेज चालू कर रहा है कि कैसे वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है, कैसे वैक्सीन आएगा तो किन किन लोगों को पहले करवाना है। तो उसके ऊपर पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है पूरी तरह से एक जो कमिटी है उसको पूरा वर्क कर रही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ऑल हैव इक्वल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। ऐसा हाई कोर्ट का कहना है कि हर किसी के पास इक्वल राइट है प्रैक्टिस कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने का। तो ये बात हुई है जो एक मुस्लिम लेबर नदीम को जिनको पकड़ा गया है, क्या कहते हैं, अंडर द अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन 2020 के द्वारा। उनके ऊपर केस है कि उन्होंने एक मैरिड वुमेन को मैरिज के नाम पे कन्वर्ट कराने के लिए इस्लाम में कहा है, इसलिए उनके ऊपर केस चल रहा है इस लॉ के तहत जो नया ऑर्डिनेंस आया यूपी गवर्नमेंट द्वारा। तो ऐसा इसमें बात की गई है। तो उसमें उन्होंने कहा जो मुस्लिम लेबर है उसने कहा, कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हर किसी के पास राइट है। आर्टिकल 25 पूरी तरह से उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 प्रोवाइड करता है कि हर कोई इंसान इक्वली एंटाइटल्ड है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और राइट टू फ्रीडम, जो कोई भी प्रोफेस या प्रैक्टिस करना कोई भी रिलीजन या प्रोपगेट करना कोई भी रिलीजन, ऐसा उसने कहा। तो अब देखना है कि हाई कोर्ट क्या ऑर्डर लेती है, क्या इंसिडेंट होता है, क्या केस होता है। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हर किसी के पास राइट होता है कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है 87% लॉस इन पैसेंजर रेवेन्यू ड्यू टू कोविड-19। ऐसा रेलवे का कहना है कि 87% लॉस हुआ है पैसेंजर का रेवेन्यू, जो रेवेन्यू में, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 के कारण काफ़ी कम लोग रेलवे क्या कहते हैं ट्रेन से चल रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर रेवेन्यू जो होता है जो कम हुआ है 87%, जो काफ़ी लार्ज अमाउंट होता है। 87% लॉस हुआ है पैसेंजर रेवेन्यू में, जिसके कारण चांसेस बहुत ज़्यादा घट रहे हैं। इसलिए हमने देखा कि क्या कहते हैं कोविड-19 के कारण डर के मारे कि स्प्रेड रोकने के लिए भी लोग कम चलें, जिनको काम है वही लोग सिर्फ ट्रेन से चल रहे हैं, ऐसा इसमें बात की गई। और इसमें कहा गया इसके कारण लगभग 53,000 करोड़ लास्ट ईयर जो था वो 4,600 करोड़ इस बार हुआ है कोविड-19 के कारण। तो काफ़ी ज़्यादा 87% लॉस आया, तो काफ़ी बड़ा लॉस है रेलवेज के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ईरान स्टार्ट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी वर्क एमिड यूएस टेंशन। की जैसे ही ईरान यूएस टेंशन चालू हुआ है ईरान के ऊपर, तब उसने जो वर्क है उसका फोर्डो फैसिलिटी में उसने चालू कर दिया, न्यूक्लियर वर्क जो होता है उसको चालू कर दिया है उसने। जो कंस्ट्रक्शन है उस साइड पे अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्डो में, उसने इस यूएस एटॉमिक जो प्रोग्राम था उसके जो टेंशन यूएस टेंशन थे, यूएस का जो दबाव था, उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी चालू कर दिया कि कोई एक्शन आने पे वो भी एक्शन ले पाए। तो क्या कहते हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जो ये फोटो है इसके बाद यहीं पे ही अंडरग्राउंड वर्क होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। एक सैटेलाइट फोटो है ये फोटो की, जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इंडिया मुल्स E20 फ्यूल टू कट व्हीकलर एमिशंस। की इंडिया ने कहा है कि वो E20 फ्यूल्स यूज़ करेगा व्हीकलर एमिशंस होते हैं उनको रोकने के लिए। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने फ्राइडे को प्रपोज किया एडॉप्शन ऑफ E20 फ्यूल, जो एक ब्लेंड होगा 20% ऑफ इथेनॉल एंड गैसोलीन का। वो एटोमोबाइल फ्यूल के लिए यूज़ किया जाएगा, ऐसा बताया गया, जो कंट्रीज ऑयल इम्पोर्ट बिल है। जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने कहा है, ड्राफ्ट किया नोटिफिकेशन और इनवाइट किया कमेंट्स कि पब्लिक फॉर अडॉप्शन ऑफ द फ्यूल की E20 फ्यूल को अडॉप्ट करने के लिए उनका क्या कमेंट है, क्या फीडबैक है उनका। तो करंट परमिशन लेवल जो ब्लेंडिंग का है वो 10% ऑफ इथेनॉल है थ्रू इंडिया रीच ओनली 5.6% ऑफ ब्लेंडिंग, की जो 10% है लेकिन इंडिया में जो पहुंचा है 2019 तक वो सिर्फ 5.6% होता है। और जो E20 फ्यूल है उसमें 20% होगा, तो 10% ज़्यादा ब्लेंड होगा, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा और क्या कहते हैं इसका जो एमिशंस होते हैं उनको रोकने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जो दबा दें। थैंक यू वेरी मच।